हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें टोटल 21 यूनिट्स हैं। 11 यूनिट्स आपके NCERT से दी हुई है और 10 यूनिट हमारी ग्रेजुएशन से ऐड की गई है, जिनमें से 4 यूनिट हम टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमारी जो 5वीं यूनिट है वो है एक्वेटिक बायोलॉजी। एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर आपको ये 4 सब टॉपिक्स पढ़ने थे। एक्वेटिक बायोम जो कंप्लीट हो चुका है, मेरीन बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने थे 2 टॉपिक, एक था लेक और एक था स्ट्रीम। स्ट्रीम हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेक हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा एक्वेटिक बायोलॉजी का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है एक्वेटिक बायोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है लेक मॉर्फोमेट्री। तो आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि लेक मॉर्फोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जब आप है ना लेक के बेसिन को, उसके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक मॉर्फोमेट्री बोलते हैं। तो लेक मॉर्फोमेट्री जब आप कर रहे होते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे। तो लेक की जो सरफेस एरिया है उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये लेक मॉर्फोमेट्री के अंदर आता है। अगर उसके आप बायोमेट्रिक मैप बना रहे हो, यानी कि लेक के जो डेप्थ है, ठीक है, उसकी जो एनाटॉमी है उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, ये भी लेक मॉर्फोमेट्री के अंदर आता है। अगर आप उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ की स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर टर्बुलेंस कैसी है, विंड कैसा है, करंट कैसा आ रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स उसके क्या क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी किसके अंडर की जाती है, लेक मॉर्फोमेट्री के अंदर की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, तो उनके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेक में लाइट का। ठीक है, तो सनलाइट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। और देखो, सनलाइट सिर्फ है ना लेक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स नहीं है। हमारी अर्थ पे जो सबसे मेजर एनर्जी सोर्स है वो भी कौन है, सन है। ठीक है, तो क्या होता है जब सनलाइट लेक के ऊपर पड़ती है, वहाँ पर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे होते हैं। तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं। तो सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी लेक के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे होते हैं वो सनलाइट का यूटिलाइज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस बनाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो चल पाती है और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा के जू प्लैंक्टन्स की लाइफ चलती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो लेक का इकोसिस्टम चलता है वो किसके लिए ऊपर चलता है, लाइट के ऊपर चलता है। अगर सोचो मैं सनलाइट को ही हटा दूं तो क्या होगा, लाइट ही पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। उसके अलावा अगर आप लेक देखोगे तो लेक के हम है ना जब डिफरेंट जोन्स देखते हैं तो जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसका जो पानी गर्म रहता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से होता है। तो सनलाइट जो होती है उसके अलावा वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी जो वाटर साइकिल है। ठीक है, क्या होता है, हमारे लेक का पानी गर्म हुआ, एवोपरेट होना स्टार्ट हुआ और फिर रेन के फॉर्म में दोबारा से नीचे गिर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी वाटर साइकिल चल रही है उसमें भी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फोटोसिंथेसिस में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए जो एक टेम्परेचर रेंज चाहिए उसको मेंटेन करने में भी सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जब आप किसी चीज़ को टच करते हो और एकदम से आप बता देते हो कि ये गर्म है, ठंडा है, तो आप क्या बता रहे हो, उसका टेम्परेचर बता रहे हो। ठीक है, तो जो लेक का टेम्परेचर होता है वो भी डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अब किस किस बेसिस पे चेंज होगा, सोचो किसी दिन है ना धूप ही नहीं निकली तो क्या होगा, उस दिन है ना लेक का जो पानी है वो बहुत ठंडा रहेगा। अगर आज बहुत तेज़ धूप निकल रखी है तो लेक का जो पानी है वो गर्म रहेगा। अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा रहेगा। अगर एवोपरेशन बहुत हाई हो रखा है, सनलाइट निकल रखी है और बहुत तेज़ एवोपरेशन हो रहा है तो जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। ठीक है, आपके जो सेडिमेंट्स है नीचे लेक के अंदर कितने सेडिमेंट्स है, वो कितनी हीट भेज रहे हैं, इस पर भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा। आपकी जो एयर है वो गर्म हवा बह रही है कि ठंडी हवा बह रही है, इसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर आपका लेक का टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये तो आप खुद सोच पाओगे कि किस दिन टेम्परेचर हाई रहेगा, किस दिन लो रहेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो ठंडा रहेगा, अगर बहुत तेज़ धूप निकल रखी है तो गर्म रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपको पता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब आप है ना लेक के डिफरेंट लेयर्स को देखते हो और वहाँ का टेम्परेचर देखते हो। तो जो ऊपर की लेयर होती है
उसको हम एपिलिम्नियन बोलते हैं, अपर सरफेस जो होता है लेक का, और वो यूनिफॉर्मली गर्म रहता है क्योंकि सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पहुँच रही होती है, एपिलिम्नियन पर पहुँच रही होती है, तो इसलिए वो इवनली गर्म रहता है। उसके नीचे होती है हमारी हाइपोलिम्नियन, ठीक है। तो लेक का जो लोअर पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट होता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, वो ज़्यादातर बहुत ही डेंस होता है और बहुत ठंडा होता है क्योंकि सनलाइट वहाँ पर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, यानी कि ऊपर के लेयर के वाटर को तो वो गर्म करके रखती है, लेकिन जो हमारे नीचे का बॉटम का पानी होता है वो ठंडा रहता है। उसके बाद आते हैं डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। तो आपने है ना बहुत बार एक टर्म सुना होगा टीडीएस, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि वाटर का टीडीएस लेवल चेक कर लो, ठीक है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है। तो ये है ना जब आप अपने पानी के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों के दोनों कितने डिजॉल्व कंटेंट है उनको चेक करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं और इसको मेजर करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। इससे है ना हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर पड़े हुए हैं, कार्बोनेट का लेवल हाई है, फॉस्फेट का लेवल हाई है, नाइट्रेट का लेवल हाई है, किसका लेवल हाई है, किस टाइप के सॉलिड का लेवल हाई है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, टीडीएस बोलते हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। उसके बाद आते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो आपको पता है हमारी लेक के अंदर है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन होता है, कार्बोनेट, एंड उसी से हमें मिलता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हमारे लेक्स के अंदर है ना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो हमारी लेक के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जब ये टूटता है, कैल्साइट बोलते हैं इसको, जब ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या रिलीज करता है, कैल्शियम आयंस रिलीज करता है और साथ में बाइकार्बोनेट को रिलीज कर देता है। बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो बफर की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर हमारी लेक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिफिकेशन का लेवल बढ़ रहा था, बहुत सारे एसिड्स का लेवल बढ़ रहा था, तो ये बेस है, तो ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, बायोकार्बोनेट के अंदर थ्रू मिलती है, ठीक है। बायोकार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 प्रोवाइड करते रहते हैं एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस लेक में कर कौन रहा होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बोनेट आयंस जो होते हैं ना, बहुत सारे हैवी मेटल्स अगर आपके पानी के अंदर प्रेजेंट है, उनकी टॉक्सिसिटी के लेवल को भी ये क्या करते हैं, डिक्रीज करता है, ठीक है। कार्बोनेट क्या करता है, वीक एसिड सिस्टम है फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, जो किस किस से मिलके बना हुआ है, H2CO3, HCO3 एंड CO3, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसिड्स का लेवल ये मेंटेन करके रखता है, और ये वीक एसिड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद आता है हमारे फॉस्फेट। तो हमारी लेक के अंदर है ना कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है फॉस्फोरस जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो DNA है, आपका जो RNA है वो फॉस्फोरस से बना हुआ है, आपके बोन्स के अंदर भी फॉस्फोरस चाहिए, आपके टीथ के अंदर भी फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो होता है वो क्या करता है, एल्गी की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लेकिन अगर फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जिसको हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, तो क्या होता है, ये प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, फाइटोप्लैंक्टन्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका लेवल अगर ज़्यादा हो गया ना, अगर आपकी लेक के अंदर बहुत सारा फॉस्फोरस प्रेजेंट हो गया है, तो क्या करता है, एल्गल ब्लूम होने लगता है। एल्गल ब्लूम होने का मतलब है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पूरे लेक के सरफेस को कौन कवर कर लेगा, एल्गी कवर कर लेगा। फिर क्या होगा, नीचे की जो हमारी फिशेज है, हमारी जो बाकी की एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, उनके पास सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो उनकी डेथ होने लग जाती है। लेकिन वैसे फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए, सबके लिए फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा DNA है, RNA है, उसमें ही फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम क्या बुलाते हैं, यूट्रिफिकेशन बुलाते हैं, जिसकी वजह से एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेट। तो फॉस्फोरस की तरह नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 78%,
ठीक है, लेकिन उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसको यूज़ करने के लिए उसकी जो यूजेबल फॉर्म है वो क्या है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसको पहले फिक्स किया जाता है, यानी कि आपके जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा। जब ये उसको फिक्स कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे एक्वेटिक लाइफ में फिशेज है, वो जब अपना एक्सक्रीटा निकालती है तो वो किस फॉर्म में बाहर आता है, अमोनिया की फॉर्म में बाहर आता है, जो एक नाइट्रोजन का सोर्स बन जाता है हमारी लेक के अंदर। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में भी बताया था, लेक के अंदर ये किससे कंबाइन करेगा, वाटर से कंबाइन करेगा, और जो फॉर्म ये बनाएगा वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहेगी। ठीक है, नाइट्रोजन राइट अमाउंट में हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, नई लीव्स आने में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, प्लांट्स को भी चाहिए होता है, तो हमें है ना एक सफिशिएंट अमाउंट तो नाइट्रोजन का चाहिए। लेकिन लेक के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको पता है यूट्रिफिकेशन होता ही क्या है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लेवल अगर बहुत इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। और इसकी वजह से भी क्या प्रमोट हो जाता है, एल्गल ब्लूम प्रमोट हो जाता है, और एल्गल क्या करता है, पूरी जगह को कवर कर लेगा, तो हमारी बाकी की एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर लेगा। तो राइट अमाउंट में तो ठीक है, लेकिन अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रॉब्लमैटिक है ये। नेक्स्ट आते हैं टर्बिडिटी। तो कभी कभी अगर आप अपने लेक के पानी को देखोगे, आपको एकदम साफ बहुत सुंदर पानी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, क्लियर वाटर है, ट्रांसपेरेंट वाटर है। कभी कभी आप देखते हो तो आपको पानी बहुत गंदा दिखाई देता है, तो अगर आपके वाटर क्लैरिटी में रिडक्शन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडिंग पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, टर्बिडिटी बोलते हो। ठीक है, एक ग्लास में एक पानी रखा हुआ है, ठीक है, वो बहुत साफ है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्लियर वाटर बोलोगे। अगर आपने उसमें थोड़ी सी रेत मिला दी है, थोड़ी सी मिट्टी मिला दी है, तो आपको जो अब गंदा पानी दिख रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, टर्बिड वाटर बोलोगे। ठीक है, तो टर्बिडिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, तो हमारी जो सनलाइट है वो ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सनलाइट ठीक से पेनिट्रेट नहीं करेगी तो क्या प्रॉब्लम आने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होती है। फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होती है तो हमारे बाकी की एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी गैसेस। ठीक है, तो हमारे पानी के अंदर है ना बहुत सारी गैसेस डिजोल्व फॉर्म में रहती है, और वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो पानी में लेक में घुली हुई है। ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो फिशेज होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती है, इसलिए कभी भी आप देखना, जैसे ही आप फिश को बाहर निकालते हो तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको यूज़ करना उसे नहीं आता, क्योंकि उसके गिल्स जो है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाते हैं, इसलिए मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है वो मर जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उसके गिल्स को किस तरीके की आदत है, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने की आदत है। ठीक है, तो हमारे जो लेक का पानी होता है उसके पानी के अंदर हमारी ऑक्सीजन घुली रहती है, जिसको हमारी एक्वेटिक लाइफ यूज़ करती है। ठीक है, उसके बाद अलावा जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, यानी कि घुलने की क्षमता होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेज है, उनकी डेथ होने लग जाएगी। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी लेक्स में है ना CO2 प्रेजेंट होती है। अगर इनऑर्गेनिक सोर्स यानी कि बाइकार्बोनेट, कैल्साइट, इनकी वजह से प्रेजेंट है, या फिर ऑर्गेनिक सोर्स। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स हैं उनके अंदर CO2 प्रेजेंट है, उनकी जब डेथ होती है तो रिलीज होता है, CO2 भी रिलीज होता है। ठीक है, तो CO2 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको CO2 चाहिए, आपको H2O चाहिए, और आपको सनलाइट चाहिए, उसके अलावा आपको क्लोरोफिल चाहिए। अगर ये चार चीज़ें प्रेजेंट नहीं है तो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं ये, यानी कि अगर CO2 में सारी हटा दूं तो आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए CO2 की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लेक के अंदर CO2 हमें किस फॉर्म में मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। कैल्साइट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, जब वो टूटते हैं तो वो क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो किसके तरह काम करता है, हमारे CO2 का लेवल मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डिजोल्व गैसेस थी।
थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली आपकी एक्वेटिक बायोलॉजी जो हमारी 5th यूनिट थी ग्रेजुएशन से, वो कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।